तो जो एटम का स्ट्रक्चर है वो ये है कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस में है कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दो तरह की चीजें होती हैं। एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल है Z, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। वो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के सरफेस पर हैं उनको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उन पर रिपल्सिव फोर्सेस तो सब प्रोटॉनों की वजह से लग रहा है, पर अट्रैक्टिव फोर्स केवल उन्हीं न्यूक्लियॉन्स की वजह से लग रहा है जो करीब है। कि रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, है ना। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई r क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो क्या वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर आ जाएगा। y 2z में कन्वर्ट हो जाए, कभी जन्म में भी कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि y का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, y तो कुछ करेगा ही नहीं, हेंस ये रिएक्शन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल क्या हाल क्या हाल, कैसे हो? और एग्जाम करीब आ गया है और दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, है ना। घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, एग्जाम में फोड़ना है आपको। तो हम फिर हाजिर हैं माइंड मैप सीरीज में अगला टॉपिक लेकर, विच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बढ़ते 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 बहुत आगे बढ़ गए हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पे पहुंच गए। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की आज बात होने वाली है माइंड मैप सीरीज में, पर उससे पहले अब एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए हैं, है ना, उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतने कम दिन रह गए हैं। तो भाई साहब रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, सिलेक्शन डायरी से चीज़ों को देखना है, रिवाइज करना है, सारे बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, जो फॉर्मूले आप भूल जाते हैं उनको लिख लिख कर रिवाइज करना है। 70% के आसपास क्वेश्चन मेंस के पेपर में फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाएंगे, जो जिसके लिए जिनको करने के लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, टिप्स पर फॉर्मूलेस होने चाहिए। ये पहली बात है जो मैं हर बार हर माइंड मैप के उसमें आपको बताता हूँ। तो आप जरूर से सारे फॉर्मूलेस लिख लिख के टिप्स पर रखें, वो बहुत ज्यादा आपको काम देंगे। और अगर आपने सिलेक्शन डायरी बनाई है तो सिलेक्शन डायरी से रोज रिवाइज करें, नहीं बनाई है तो अभी भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में उसको बना सकते हैं और उससे रोज फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस में भरिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। आपने जो प्रिपरेशन करी है, खूब अच्छी प्रिपरेशन करी है, खूब मेहनत करी है तुमने, उस मेहनत का रिजल्ट आएगा और आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस में रहकर अपने को रेस्पेक्ट की निगाहों से देखकर शीशे में मिरर में खुद को देखो और खुद से बोलो कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन तो किसका होगा इस दुनिया में। इस तरह के मेंटल स्ट्रेंथ के साथ एग्जाम में जाएं, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आपका जो मेंटल कैलिबर है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। घबराना नहीं, लाइन से अगर एक दो क्वेश्चन ना हो, कोई घबराने परेशान होने की बात नहीं है। 15 से 20% क्वेश्चन टफ भी होते हैं पेपर में, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो जी। तो टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है इस समय, तो सीधे ही न्यूक्लियर फिजिक्स पर बात होगी। बहुत ही छोटा टॉपिक पहले से भी था, और अब तो चूंकि रेडियो एक्टिविटी बाहर कर दिया है सिलेबस के, मेंस के सिलेबस में अब रेडियो एक्टिविटी है नहीं, तो ये और कट शॉर्ट हो गया है और छोटा हो गया है, तो बहुत ही छोटा है। तो आज का ये लेक्चर बहुत छोटा रहेगा, बहुत क्रिस्प रहेगा। तो इसको देखिए, समझिए, और बस जितना मैं बोलूंगा उतना अगर आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पर उठने वाले क्वेश्चन आपसे शर्तिया रूप से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पर मेंस के पेपर में दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा। तो अब भाई शुरू करें। क्या स्टोरी है। मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। मेरे सभी प्यारे बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जिनकी आंखों में चमक है, आंखों में सपना है, उनको मेरा सलाम, और उन्हीं के लिए एफर्ट और मेहनत हो रही है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स ऑब्वियसली न्यूक्लियर की कहानी है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर हम बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, तो हम जान रहे हैं, चाहे रदरफोर्ड मॉडल हो चाहे बोर मॉडल हो, है ना। तो जो एटम का स्ट्रक्चर है वो ये है कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस में है कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, तो यहां पर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो हम इमेजिन कर ले रहे हैं कि न्यूक्लियस एक स्फेयर जैसा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी के स्फेयर जैसा है। मैंने ऐसा पोस्टुलेट कर लिया, मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि न्यूक्लियस जो है वो एक यूनिफॉर्म डेंसिटी के स्फेयर जैसा है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रहते हैं उनका नाम है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रहते हैं वो हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिनका नाम है न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो एक शब्द कॉइन किया, एक शब्द बनाया, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन है ना, जैसे अमेरिका में जो रहता है वो है अमेरिकन, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो है न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, उनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एक चीज, ठीक, दैट मींस इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत, किसी भी कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। ठीक, तो न्यूक्लियस को एक सॉलिड स्फीयर जैसा इमेजिन किया। तो लेट अस इमेजिन न्यूक्लियस टू बी अ काइंड ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, है ना भाई। तो न्यूक्लियस जो है
न्यूक्लियस जो है उसको मैंने इमेजिन किया एज अ सॉलिड स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, एज अ सॉलिड स्फेयर, एज अ सॉलिड स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, सॉलिड स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। कमाल की बात जो है वो ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर किसी चीज की है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस की ही है, वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस की है ना। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से और खुद की सोच से हमने ये अज्यूम किया कि सभी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी एक जैसी है, जिसको मैंने रो नॉट का सिंबल दिया है। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि जो रो नॉट है ये एक तरह का कांस्टेंट है, तो दैट मींस एलिमेंट कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, रो नॉट एक तरह का कांस्टेंट है। तो जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो एक तरह का कांस्टेंट है। किस एलिमेंट का न्यूक्लियस है उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं अज्यूम कर लूं तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिराइव करूंगा जो तुम केमिस्ट्री की दुनिया में जानते भी हो, जिससे न्यूक्लियर साइज दैट मींस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाला जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो न्यूक्लियस है वो कांस्टेंट डेंसिटी का है या यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। लेट अस इमेजिन ये अगर कोई न्यूक्लियस है, ये अगर कोई न्यूक्लियस है ना, और इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर रेडियस है, जो न्यूक्लियर रेडियस है वो न्यूक्लियर रेडियस ये है, लेट अस इमेजिन आर। ठीक है जी, तो लेट अस इमेजिन इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर रेडियस है वो है आर, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो कि इस प्रकार से लेट अस इमेजिन यूनिफॉर्म डेंसिटी के हैं। ठीक है, एक बात और अच्छे से समझ लेना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दो लोग हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ऑब्वियसली इनके मास से सेम नहीं है। कौन ज्यादा भारी पार्टिकल है? न्यूट्रॉन ज्यादा भारी पार्टिकल है। पर जब तक हम न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करते हैं, जब तक हम बाहर बाहर से देख रहे हैं, तब तक हम मानकर चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास सेम है, राइट। तो जब तक न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा तब तक हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सेम लेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास स्मॉल m है। लेट अस इमेजिन, तो लेट अस इमेजिन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू m, जो कि गलत बात है, वैसे गलत है, लेट अस अज्यूम, क्योंकि मास वैसे ही बहुत कम है ना। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को अगर मैंने m बोला, अच्छा जी, फिर तुम सब जानते हो कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दो तरह की चीजें होती हैं। एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल है Z, क्या होता है एटॉमिक नंबर? क्या होता है एटॉमिक नंबर? होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, है ना। एटॉमिक नंबर जो Z होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ना, जिसका सिंबल है Z, ये बेसिकली क्या चीज है ना, ये गिनती है। किसकी गिनती है? प्रोटॉन्स की गिनती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी से एलिमेंट का नाम चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की गिनती है ना। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग भी समझते हैं। ये बात 100% ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक न्यूट्रल एटम है तब तक तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बराबर है। पर हम अगर आयन की बात करेंगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लेते हैं मैं बात करता हूं Na+ आयन की, तो Na+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, पर प्रोटॉन कितने होंगे? 10। एंड Na+ आयन सोडियम का ही है, नाम अभी भी सोडियम ही है, और वो नाम एटॉमिक नंबर से आ रहा है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सही है, तो जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बदलेंगे तब तक एलिमेंट का नाम नहीं बदलेगा और उसका एटॉमिक नंबर भी नहीं बदलेगा। हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है, ये डेफिनेशन हमेशा काम करेगी। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर होता है, ये डेफिनेशन केवल तभी काम करेगी जब अपन न्यूट्रल एटम की बात करेंगे, तो फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की डेफिनेशन ही ले लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड मास नंबर A is basically number of nucleons. It is basically number of nucleons. That means number of protons and number of neutrons का sum total. Number of nucleons. That means कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम टोटल, है ना, A। तो मान लेते हैं कि अगर ये एक ऐसे न्यूक्लियस का, ऐसे एलिमेंट का न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है, तो ये जो डॉट 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 करके मैंने न्यूक्लियॉन्स दिखाए हैं, ऐसे कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? A न्यूक्लियॉन्स होंगे, है ना, सही है। और ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस है R। अगर मैं इसकी डेंसिटी लिखना चाहूं, ये मानते हुए कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर मैं इसकी डेंसिटी लिखना चाहूं तो क्या इसकी डेंसिटी जो कि रो नॉट है को क्या मैं लिखूंगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास हो जाएगा m × A, समझ में आ रहा है?
m इंटू ए है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और हर न्यूक्लियन का मास स्मॉल m है ऐसा मान लिया मैंने, तो टोटल मास तो हो गया m इंटू ए, और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ठीक, अब मैं स्मॉल आर के क्यूब को इधर ले जाऊं, रो नोट को इधर ले आऊं, तो मुझे क्या दिखाई देगा, तो मुझे दिखाई देगा स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला गया, 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट इंटू ए, है ना, 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई रो नॉट इंटू ए। अगर रो नॉट न्यूक्लियर डेंसिटी और कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम कर लिया जाए, तो क्या 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई रो नॉट एक तरह के कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। और अब अगर मैं न्यूक्लियस का साइज, दैट मींस न्यूक्लियर रेडियस निकालना चाहूं, तो क्या पावर 3 को उधर करके 1/3 अगर मैं कर दूं, 1/3 अगर मैं कर दूं, है ना भाई, हेंस r इज इक्वल टू ये सब की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/3। और अब मैं फाइनली एक एक्सप्रेशन लिखूंगा जो कि इट विल लुक लाइक दिस, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ये एक्सप्रेशन आपने देखा है पहले भी, जिससे हम न्यूक्लियर रेडियस इवेल्युएट करते हैं। तो ये हुआ पहला फॉर्मूला जिस पर छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहाँ आर नॉट क्या है, यहाँ आर नॉट क्या है, यहाँ आर नॉट है 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई रो नॉट की पावर 1/3। सही बात है, यहाँ आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या चीज है, तो आर नॉट है 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई रो नॉट टू दी पावर 1/3 एक तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी मीटर, जिसको अगर मैं इवेल्युएट कर लेता हूं तो आर नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.2 फर्मी मीटर निकल कर आती है। फर्मी मीटर मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर। तो जो न्यूक्लियर साइज है वो फर्मी मीटर में इवेल्युएट होता है। 1 फर्मी मीटर में 10 टू द पावर -15 मीटर होते हैं, है ना, 10 टू द पावर -15 मीटर होते हैं। तो न्यूक्लियर साइजेस फर्मी मीटर में इवेल्युएट होते हैं, और न्यूक्लियर रेडियस मास नंबर ए की पावर 1/3 पर डिपेंडेंट होता है, मास नंबर ए की पावर 1/3 पर डिपेंडेंट होता है। और ऐसा करके हम न्यूक्लियस के साइज की बात करते हैं, समझ गए, न्यूक्लियर रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम्स में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 वाला जो शेल है उसका रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। हेंस एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम में होते हैं और न्यूक्लियर रेडियस फर्मी मीटर में होते हैं। दोनों में 10 की पावर 5 का डिफरेंस है। एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर रेडियस के 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ा है, समझ रहे हो, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस रेडियस के 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ा है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है कि ज्यादातर जगह खाली है अंदर में, और अब हम उसको न्यूमेरिकल सेंस में भी समझ सकते हैं। 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ा है एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर रेडियस से। दैट मीन्स अगर ये कमरा, जिस कमरे में तुम बैठे हो, अगर ये कमरा एटम हो जाए, जिस कमरे में तुम बैठे हो अगर ये कमरा एटम हो जाए, तो तुम्हारे पेन की जो टिप है वो न्यूक्लियस का साइज होगा। दैट इज द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर। अगर रूम एटम के साइज का हो जाए तो न्यूक्लियस पेन की टिप के साइज का होगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि स्पेस कितनी ज्यादा खाली है अंदर में, है ना, न्यूक्लियर के बाहर कितनी ज्यादा स्पेस खाली है, लगभग पूरी खाली है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी हमें यही पता चला था। ठीक, तो ये हुई पहली एक बात हुई। ठीक है जी, अच्छा जी। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और वो सिंबल है कुछ इस प्रकार का, ZXA। ए इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है ना। ZXA किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें कार्बन की बात करनी है, 6C12 बोलते हैं कार्बन को, 6C12, है ना, तो 6C12 ऐसे। तो क्या हमें पता चल रहा है कि कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 6, है ना, प्रोटॉन कितने हैं, 6, और न्यूक्लियन कितने हैं, 12। ऐसे न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो क्या A माइनस Z विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू A माइनस Z। और इस कॉन्फ़िगरेशन में हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हुए अगर मैं सब एटॉमिक दुनिया में जो लोग हैं, सब एटॉमिक दुनिया में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उनको लिखना चाहूं, सब
एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर मैं लिखना चाहूं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोटॉन इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल 1H1 हो जाएगा, या 1P1 भी कह सकते हो आप, ठीक है भाई। तो अगर प्रोटॉन को लिखना चाहें आप, प्रोटॉन प्रोटॉन तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है 1P1 भी कह सकते हो, या 1H1 भी कह सकते हो, 1H1। और प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन ही एकमात्र एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, है ना, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो बाकी दो आइसोटोप हैं, उनमें न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है ना भाई। हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, ओरिजिनल हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, इसीलिए 1P1 का सिंबल गया, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक। अच्छा जी तो ये हो गया प्रोटॉन का सिंबल। ऐसे ही अगर मैं न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल लिखूं, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका है 0n1। न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका है 0n1, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 0, मास नंबर कितना है, 1। इसी भाषा में अगर हम इलेक्ट्रॉन को भी इसी सिंबल, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे ही लिखना चाहें, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -1e0। -1e0 एटॉमिक नंबर -1 है। -1 का मतलब है कि प्रोटॉन है नहीं बल्कि डेफिशिएंसी है एक तरह से, और एटॉमिक मास नंबर कितना है, 0, एटॉमिक नंबर कितना है, -1, काइंड ऑफ कहने की बात है ना। अच्छा जी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन 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 जिसके पास चार्ज तो होता है +E, चार्ज तो होता है +E। तो पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है +1e0। प्लीज रिमेंबर, प्रोटॉन इज नॉट एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के मास सेम नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। अच्छा जी, ये सब एटॉमिक दुनिया के लोग हैं। फिर एक और मेंबर है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन अभी मैंने जिक्र किया था ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम जो एटम है, जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम, उसका जो न्यूक्लियस है उसको ड्यूट्रॉन कहते हैं। हेंस ड्यूट्रॉन में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, हेंस इसका सिंबल है 1H2। ड्यूट्रॉन का सिंबल है 1H2, ड्यूट्रॉन 1H2, है ना। फिर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2He4, 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 ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब एटॉमिक दुनिया के लोग हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, हमको क्वेश्चन वगैरह में मिलते हैं। तो हमको इनके रिप्रेजेंटेशन समझ में आने चाहिए, और बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि क्या बला है, क्या लोग हैं। और इन जनरल किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, वो टर्मिनोलॉजी कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हमें समझ में आ जानी चाहिए बात। फिर छोटी मोटी कुछ और बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बार बार जिक्र हुआ था एक शब्द का, आइसोटोप। तो भाई साहब, ये आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप, है ना, आइसोटोप क्या होते हैं। फिर ऐसे ही एक शब्द है आइसोबार, आइसोबार क्या होते हैं। फिर ऐसे ही एक शब्द है आइसोटोन, आइसोटोन, ये आइसोटोन क्या होते हैं। और फिर एक शब्द है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होते हैं। ये 4 शब्द हैं, वैसे तो केमिस्ट्री की दुनिया के हैं, पर ठीक है, पता होना चाहिए हमें। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग अलग है ना। एटॉमिक नंबर सेम है मास नंबर अलग अलग है। तो आइसोटोप कौन होते हैं भाई साहब, आइसोटोप कौन होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग है। दैट मीन्स बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन डिफरेंट, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, जानते हैं हम, है ना, सही बात है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, जानते हैं हम। तो इनमें बेसिक अंतर क्या है,
इनमें बेसिक अंतर है, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं पर प्रोटॉन सेम है। ठीक, आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार क्या होते हैं, है ना? आइसोबार वो लोग होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है, दैट मींस मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, सेम मास नंबर। आइसोबार होते हैं जिनमें सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। ठीक, फिर आइसोटोन कौन होते हैं? आइसोटोन वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। दैट मींस ए माइनस जेड की वैल्यू सेम आती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम He प्लस Li प्लस प्लस, जो बोर मॉडल में सीखा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना? इनको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे हैं? तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगी। तो ये बस नाम है, हमें पता होने चाहिए कि किन नामों के क्या मतलब है। कभी वो आपसे पूछ ले तो ये क्लैरिटी से समझ ले, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया के शब्द हैं। एनीवेज, मैंने रिवीजन करा दिया इसका भी, तो ये यहां तक कहानी हो गई। ठीक है जी, अब हम और आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये सब एटॉमिक दुनिया के जो लोग हैं, सब एटॉमिक दुनिया के जो लोग हैं, इनके मासेस वगैरह की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली केजीज ग्राम्स में मासेस कैलकुलेट करना बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा। हेंस हमने इन सब लोगों के मासेस को समझने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को आसानी से कन्वे करने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ, एक नया यूनिट ऑफ मास बनाया, न्यू यूनिट ऑफ मास बनाया, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, जिसको 1 AMU या AMU बोलते हैं, है ना भाई? 1 AMU क्या चीज है? 1 AMU क्या है? तो 1 AMU की क्या डेफिनेशन है? तो 1 AMU is basically 1/12 of mass of 1/12 of mass of 6C12, 1/12 of mass of 6C12 atom in ground state, in ground state। तो कार्बन 6C12, स्टेबल कार्बन जो है 6C12 है ना, उसका जो एटम का मास है उसका 1/12 करेंगे तो 1 AMU आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लो, जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो एटॉमिक मास निकालते समय हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा कह लेंगे तो कोई गलत नहीं है। अगर मैं किसी एटम का मास निकालना चाहता हूं तो बेसिकली उसके न्यूक्लियस का ही मास होता है ना? तो एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और ऐसे अगर 1 मोल एटम का मास निकालूं तो उसी को ही हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। केमिस्ट्री में ये सब बातें रहती हैं। तो 1 AMU इज बेसिकली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 6C12 एटम, 6C12 एटम, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 6C12 एटम। ठीक है, रफली मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का एटम जो है ना भाई, उसका मास 1 AMU है, रफली कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली 1 नहीं है, पर हम रफली कह सकते हैं कि 1 AMU हाइड्रोजन के एटम का रफली मास है 1 AMU, पर डेफिनेशन वो नहीं है, डेफिनेशन ये है जो लिखी हुई है बोर्ड पर। ठीक, तो 1 AMU एक्चुअली कितना है केजीज में? तो इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है U, इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kgs। तो 1 AMU, ये U सिंबल है AMU का, हाँ, तो 1 AMU kgs में कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब जिक्र क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आइंस्टीन ने जो E=mc² फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले की यहां में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, अभी मैं सिखाऊंगा। पर उसमें जाने से पहले हम ये समझ लें कि अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास एनर्जी कन्वर्जन्स की अगर बात करें, तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो m मास से जो एनर्जी बनती है वो है mc²। जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 1 kg इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर जूल्स में इतनी एनर्जी रिलीज होगी। सही है, जो बहुत 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 ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। 1 kg मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
ठीक है जी। अच्छा जी, सब एटॉमिक दुनिया में ऐसा होता है। सब एटॉमिक दुनिया में अभी हम सीखेंगे कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं या जब एटम वगैरह बनता है, न्यूक्लियस वगैरह बनता है, तो ऐसा होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। पर ऑब्वियसली वो मास सब एटॉमिक दुनिया का है तो बहुत छोटा है। हेंस 1 AMU मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी बनेगी, है ना, जिसको हम बोलेंगे मास इक्वलेंस ऑफ एनर्जी। तो 1 AMU, if 1 U mass, if 1U mass converts, if 1U mass converts in energy, if 1U mass converts in energy using E is equal to mc square, है ना, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी या जो एनर्जी बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। 931.5 MEV। ये कैसे आया? ये सब कैलकुलेशंस करके आया है कि 1 AMU मास केजी में कितना है, इतना, इसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जूल में आ गया, फिर जूल को EV में कन्वर्ट किया और फिर MEV के टर्म्स में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में हमने आंसर दे दिया। आपके लिए केवल इतना कि आप दिमाग में ये बिठाएं कि 1 AMU मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो भैया 931.5 MEV एनर्जी रिलीज होती है। अब मान लेते हैं हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें आ रहा है कि भैया 0.27 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। तो बहुत आसान है, 0.27 इंटू 931.5, सीधे आंसर MEV में। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये डेटा हमें याद रखना है कि 1 AMU मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, 931.5 MEV एनर्जी रिलीज होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक हम समझ गए हैं। ठीक, अब आ जाइए, अब असल खेल शुरू होता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर है बहुत सारे प्रोटॉन्स, है ना, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और फर्मीमीटर की दूरी पर है। तो क्या ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे? बहुत भयानक फोर्स से रिपेल करेंगे। फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? वो कौन सी एनर्जीज हैं, वो कौन से फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियस को स्टेबल बना रहे हैं? तो यहां एक बिल्कुल नए तरह का फोर्स और नई तरह की एनर्जी पैदा होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्सेस कहां से पैदा हो रहे हैं? ये पैदा हो रहे हैं मास एनर्जी कन्वर्जन से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने आई, और वो ये कि मैं किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की बात करूं, किसी भी एलिमेंट के XYZ कोई भी एलिमेंट हो, अगर मैं उसके न्यूक्लियस की बात करूं तो उसके न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से हमेशा ज्यादा है। हद ही हो गई है न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है। न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियस है X जिसका कन्फिग्रेशन है ये, है ना, मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियस है जिसका कन्फिग्रेशन है ये कि भैया ZXA इसका कन्फिग्रेशन है। ठीक है, ठीक है। और अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम बराबर नहीं लेंगे क्योंकि हम न्यूक्लियस के अंदर घुस गए हैं। ठीक है जी, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? Z। तो प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, Z इंटू MP, है ना। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A-Z। और अगर न्यूट्रॉन का मास है Mn तो Mn A-Z इंटू Mn। क्या ये हो गया न्यूक्लियॉन्स का मास? और हमने ये पाया कि न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा ही न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है, और जो अंतर है उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसका सिंबल है डेल्टा M। हेंस इस न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, वो दिया होगा, आपको याद वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये जो सिंबल है ये कह रहा है कि न्यूक्लियस का मास, है ना। तो दिस इज मास डिफेक्ट डेल्टा M। इसको मास डिफेक्ट कहते हैं डेल्टा M, जो कि है मास डिफेक्ट। हम सब AMU में ही कैलकुलेट करेंगे सब चीजों को। दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। तो व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज कि जब कोई न्यूक्लियस, एक बना बनाया न्यूक्लियस अगर है, तो उसके न्यूक्लियॉन्स का मास इज लेस देन इज मोर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। वो जो डिफरेंस है वो गया कहां? दैट इज मास डिफेक्ट। वो कहां गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। उसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस को बांध के रखी है, बाइंडिंग एनर्जी BE, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जिसको BE बोलूंगा मैं अब आगे, BE, बाइंडिंग एनर्जी BE। हेंस बाइंडिंग एनर्जी BE इज बेसिकली डेल्टा M इंटू C स्क्वायर, डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। और यही हमें फायदा होगा अगर हमने मासेस को AMU में लिखा हुआ है तो फिर सीधे सीधे बाइंडिंग एनर्जी हम 931.5 MEV से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सीधे MEV में एनर्जी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट है 0.001 AMU,
तो बताओ उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो 0.001 इंटू 931.5 MeV में आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक, तो ये बाइंडिंग एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बांधती है, ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाती है। नहीं तो न्यूक्लियस स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे, भयानक रिपल्शन होगा। कौन है जो बांध के रख रहा है इसको? न्यूक्लियर एनर्जीज, बाइंडिंग एनर्जीज, है ना। न्यूक्लियर एनर्जीज, बाइंडिंग एनर्जीज है जो न्यूक्लियस को बांध रही हैं। देखने में ऐसा लगेगा कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो कम स्टेबल होना चाहिए। पर हम थोड़ा गौर से सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि केवल बाइंडिंग एनर्जी ही नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि ये बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियॉन्स को होल्ड कर रही है। हेंस अगर हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, दो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि कौन ज्यादा कौन कम, तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पहले मैं लिखता हूं, बाइंडिंग एनर्जी, ज्यादा बढ़िया चीज होगी बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कैसे निकलेगी? वो बहुत आसान है, आप बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दो, बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दो। क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल आएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल आएगी। सही बात है। ये है हमारा पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स का हीरो। कौन? ये है हमारा हीरो। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी जितनी ज्यादा होगी, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होगी वो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। और एक पर्टिकुलर नंबर से नीचे उतर जाती है अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियस नेचुरली अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने का मतलब है कि वो अपने कन्फिगरेशन को चेंज करना चाहता है, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, है ना। तो वो डीके करता है, जिसको डीकेस बोलते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, जिसको डीकेस बोलते हैं। और वो डीके करके एक बेहतर स्टेबल कंपाउंड या एक बेहतर कंपाउंड में या एक बेहतर एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हेंस एक शब्द है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होते ही तब हैं जब कोई एलिमेंट अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इंप्रूव करे। दैट मींस जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, तभी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे। मैं भी इसमें जाऊंगा, पर उससे पहले एक और चीज पर थोड़ी सी बात कर लें, और वो है न्यूक्लियर फोर्सेस। मैं इस चीज पर भी लौटूंगा, पर इस पर जाने से पहले न्यूक्लियर फोर्सेस पर हम बात कर लें, है ना भाई। तो मैंने आपसे कहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिपल्शंस हैं, है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिपल्शंस हैं उनको ओवरकम नहीं किया गया, तो फिर तो फ्लाई ऑफ कर जाएंगे प्रोटॉन्स, फिर तो फ्लाई ऑफ कर जाएंगे। हेंस उनको ओवरकम करवाता है एक बिल्कुल नए तरह का फंडामेंटल फोर्स, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। हम जानते हैं कि फिजिक्स में 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दैट मींस 2 फंडामेंटल फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही है ना। न्यूक्लियर फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अभी मैं हाल फिलहाल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं। वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डीके जो होता है उसमें आता है। न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है। कैसे? ऐसे कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करता है। न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट्स अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स between any two nucleons, बस वो पास होने चाहिए। any two nucleons creates attraction force between any two nucleons, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका मास क्या है और उनका चार्ज क्या है। दैट मीन्स मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि चार्जेस क्या हैं, और उससे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मासेस क्या है। दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स is independent of mass and charge of particle. Nuclear force is independent of mass oblique charge
ऑफ पार्टिकल, उससे कोई मतलब ही नहीं है, मास और चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो फिर किससे मतलब है? स्पिन से मतलब है ना। इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन स्पिन, डिपेंड्स ऑन स्पिन। अगर दोनों लोगों के स्पिन एक जैसे हैं तो ये स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के, अगर हम पेयर की बात करें सेम डिस्टेंस पर, प्रोटॉन प्रोटॉन की न्यूक्लियर फोर्स की बात करें और दो केस ले लें, पहले केस में दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, दूसरे केस में दोनों प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो जिस केस में सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं उस केस में न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। तो डिपेंड्स ऑन स्पिन, फॉर लाइक स्पिन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, फॉर लाइक स्पिन, एक जैसे स्पिन के लिए फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, है ना। तो अगर स्पिन लाइक है, एक जैसा है, तो ये फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनेगा। ठीक, इस फोर्स की जो सबसे ज्यादा सेलिएंट फीचर है वो है कि ये एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज्ड है। वो बात मैंने अभी तक इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उस बात को मैं यहां लिखूंगा ताकि आप भूल ना जाएं। एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज्ड, यही है इसकी सबसे खतरनाक बात, एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज्ड, है ना। ताकत तो बहुत ज्यादा है इसमें, कम से कम 50 से 60 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंपेयर करें तो इट इज 50 to 60 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पर इसकी जो सबसे ज्यादा खराब बात है वो ये है कि ये शॉर्ट रेंज्ड है। शॉर्ट रेंज्ड होने की वजह से ही सारा खेल हो रहा है, इसके शॉर्ट रेंज होने की वजह से ही सारे पंगे हो रहे हैं। शॉर्ट रेंज होने की वजह से समझना क्या होगा, शॉर्ट रेंज होने से ये होगा कि अगर मैं मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस दिखाता हूं आपको, मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है फोर्स, है ना। तो शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये होगा कि कोई न्यूक्लियन, है ना, अब जैसे न्यूक्लियंस हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियंस हैं, ठीक है। तो कोई न्यूक्लियन अपने सराउंडिंग में जो न्यूक्लियन है उन पर तो फोर्स लगा पाएगा, पर जो दूर न्यूक्लियंस है उन पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोचना इस बात को, थोड़ा तो समझ में आएगा गेम क्या चल रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस न्यूक्लियन की बात करें तो ये न्यूक्लियन अपने आजू बाजू में जितने लोग हैं उन पर तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा, पर ये न्यूक्लियन इस पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएगा। जो दूर न्यूक्लियंस हैं, खासकर प्रोटॉन्स जो दूर हैं, उन पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। जबकि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो शॉर्ट रेंज भी है, लॉन्ग रेंज भी है। हेंस फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लग रहा होगा पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लग रहा होगा। हेंस जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस की सरफेस पर जो प्रोटॉन्स हैं उनकी गिनती जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इन प्रोटॉन्स को रोकना मुश्किल होता जाएगा। इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना। वो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के सरफेस पर हैं उनको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उन पर रिपल्सिव फोर्सेस तो सब प्रोटॉनों की वजह से लग रहा है, पर अट्रैक्टिव फोर्स केवल उन्हीं न्यूक्लियंस की वजह से लग रहा है जो करीब है। और ये बात और मुश्किल हो जाती है जब हम सरफेस के करीब लोगों की बात करते हैं। जब हम सरफेस के करीब लोगों की बात करते हैं तो और कम हो गए, क्योंकि आधा स्पेस तो बाहर है, आधा स्पेस अंदर है। हेंस वो प्रोटॉन्स जो सरफेस पर होंगे दे आर सराउंडेड बाय लेसर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, हेंस न्यूक्लियर फोर्स भी कम होगा। ठीक बात है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा है, ठीक बात है, ऐसा है। हेंस जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक, तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने एक पार्टिकल पैदा किया न्यूट्रॉन, जिसका काम ही यह है कि न्यूक्लियस को स्टेबल बनाना है, जिसका काम ही यह है कि न्यूक्लियस को स्टेबल बनाना है ना। तो न्यूट्रॉन अगर नहीं होता तो हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने स्टेबल एलिमेंट्स हमने लिख रखे हैं, है ना, वो होते ही नहीं, उतने बहुत ही कम स्टेबल एलिमेंट होते, ज्यादातर एलिमेंट रेडिएक्टिव होते, अनस्टेबल होते। न्यूट्रॉन के होने की वजह से ही हम देख रहे हैं कि काफी एलिमेंट, बिस्मथ से पहले पहले तक काफी एलिमेंट हमें स्टेबल मिलते हैं, उसके बाद रेडिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूट्रॉन दो तरफा काम कर रहा है। एक तो न्यूट्रॉन मास डिफेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो पीछे हमने मास डिफेक्ट का गेम देखा था। एक तो न्यूट्रॉन मास डिफेक्ट में कंट्रीब्यूट करके बाइंडिंग एनर्जीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बांधने की कोशिश कर रहा है, एक काम कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास मास तो है, चार्ज नहीं है पर मास है, हेंस इट विल कंट्रीब्यूट इन बाइंडिंग एनर्जीज, इट विल कंट्रीब्यूट इन मास डिफेक्ट, एक काम।
दूसरा काम और मजेदार काम न्यूट्रॉन करता है, न्यूट्रॉन कभी भी दो प्रोटॉन्स को बहुत क्लोज नहीं आने देता। अगर दो प्रोटॉन बहुत ही क्लोज आ गए तो उनके फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और फिर प्रोटॉन को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। हेंस न्यूट्रॉन कभी भी दो प्रोटॉन्स को बहुत क्लोज नहीं आने देता है, जिस वजह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, न्यूट्रॉन की काउंटिंग प्रोटॉन से भी ज्यादा हो जाती है। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम n/p का रेशो निकालें, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो निकालें, तो फॉर लाइटर एलिमेंट्स, जो हल्के एलिमेंट्स हैं, उनके लिए तो n/p का रेशो लगभग लगभग 1 आता है। पर जैसे जैसे हम और हैवियर और हायर एटॉमिक नंबर की तरफ चलें, n/p का रेशो 1 से काफी ऊपर निकल जाता है ना। अगर हम एक ग्राफ खींचें, n और p के बीच का ग्राफ खींचें, HCV ने खींचा हुआ एक पूरे पन्ने पर यह ग्राफ, तो अगर हम n और इधर प्लॉट कर दें p, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और अगर मैं y बराबर x वाली लाइन, y बराबर x वाली लाइन, y बराबर x वाली लाइन, ये है y बराबर x वाली लाइन, दिखा दूं, ये है y इज इक्वल टू x वाली लाइन, है ना। तो हमारे एक्चुअल जो लोग हैं, एक्चुअल जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको प्लॉट करें तो ग्राफ शुरू में तो ऐसा जाएगा, फिर ऐसे उठ जाएगा। दैट मीन्स n/p का रेशो फॉर हायर एलिमेंट्स 1 से ऊपर हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, समझ रहे हो। ऐसा है। तो नेचर कोशिश तो पूरी कर रहा है कि भाई न्यूक्लियस स्टेबल बने, पर करे क्या, क्राउडिंग बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम हायर और हायर और हायर, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, क्राउडिंग बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि r a⁻1/3 के प्रोपोर्शनल है। ये भी एक रीजन है। r जो न्यूक्लियर रेडियस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। दैट मींस एटॉमिक नंबर के बढ़ने से साइज उतना नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्राउडिंग और ज्यादा बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। करते 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 फाइनली हम एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां सब कुछ कर लेने के बावजूद भी हम न्यूक्लियस को, या नेचर न्यूक्लियस को स्टेबल नहीं बना पाता है। और यहीं से शुरू हो जाती है नेचुरल रेडिएक्टिविटी की कहानी, है ना। सब कुछ होने के बाद भी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी नेचर रोक नहीं पाता है अनस्टेबिलिटी को, और न्यूक्लियस बाय डिफॉल्ट नेचुरली अनस्टेबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, है ना, प्लूटोनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे एलिमेंट्स के जो नेचुरली रेडिएक्टिव है ना। उनका कोई भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, या कह लीजिए सारे ही आइसोटोप रेडिएक्टिव हैं, एक भी स्टेबल आइसोटोप नहीं है उनका, है ना। ऐसा है। ठीक, तो ये थोड़ी सी कहानी हमें पता होनी चाहिए न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं, किस तरह की उनकी स्टोरी रहती है, क्या कहानी है और क्या स्टोरी है न्यूक्लियर फोर्सेस की। कभी कभी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, हम नहीं जानते न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला। हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, स्पिन डिपेंडेंट है, ये दो बातें हम जानते हैं। ठीक है जी, और ज्यादा कुछ नहीं जानते। क्या यहां तक हम समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। अगर दो न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा करीब आ जाएं तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है। हेंस अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि न्यूक्लियर फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए दो न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियर फोर्स को रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने नहीं दिया तो पता है क्या होगा, सारे पार्टिकल चिपक के एक बिंदु पर आ जाएंगे, न्यूक्लियस ही नहीं हो पाएगा फिर तो। अगर अगर न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वैसे ही 50 से 60 गुना ज्यादा ताकतवर है, अगर हम इसको केवल अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दें तो सबको अट्रैक्ट करके ऐसे पॉइंट बना लेगा, है ना। हेंस न्यूक्लियस ही नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको एक ये भी देना पड़ेगा प्रॉपर्टी कि अगर गैप बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हुआ तो इसको रिपल्सिव भी होना पड़ेगा, तभी न्यूक्लियस एग्जिस्टेंस में आ सकता है। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट कहता हूं तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है इस वजह से। ठीक, वापस आ जा रहा हूं मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो सबसे अच्छा पैरामीटर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर कंपेयरिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, फॉर कंपेयरिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जो सबसे अच्छा पैरामीटर है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है ना। तो अपन एक काम करें, एक ग्राफ खींचें बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर। एक ग्राफ खींचें ऐसा बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर। ठीक, तो इधर तो प्लॉट करें बाइंडिंग एनर्जी
इधर प्लॉट करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस यूनिट में, एमईवी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में, और इधर प्लॉट करें मास नंबर ए को, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है पहले निकाल लें, और निकाल कर उसका एक रफ ग्राफ जैसा बनाने की कोशिश करें। तो अगर मैं ऐसा करूं, है ना, और इसका एक रफ एस्टिमेट, एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो वो ग्राफ वैसे तो उसमें थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज हैं, पर रफली मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, कुछ इस तरह का आता है। दो एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा, पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। बाकी छोटी मोटी एनोमलीज हैं वो, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया है ना, इस वजह से वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नेचर आ गया है ग्राफ का, इसके अनुसार अगर मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, है ना, तो ये जो चोटी पर होगा, पीक पर होगा, ये जो एलिमेंट होगा, क्या इस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी, है ना, क्या इस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी, इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी, है ना भाई। और ये है कुछ 8.8 MeV के आसपास, और ये आदमी है निकल, ये कुछ 8.8 MeV के आसपास है, रफली 8.8 MeV के आसपास है। और ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं निकल, आयरन भी बोल सकते हो, आयरन कोबाल्ट निकल सब एक जैसे ही है, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें, है ना भाई। पर अगर मैं टू बी मोर प्रिसाइज, है ना भाई, तो ये है निकल 62 ए की वैल्यू 62, है ना, निकल, ठीक, ए की वैल्यू 62 निकल। हेंस निकल, या कॉमन भाषा में आयरन भी कह सकते हैं, निकल या आयरन, क्योंकि आयरन भी इसके आसपास ही होगा, की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मौका मिले तो हर कोई आयरन या निकल बनना चाहेगा, हर न्यूक्लियस, अगर मौका मिले तो हर न्यूक्लियस आयरन या निकल बनना चाहेगा, अगर मौका मिले तो। सही बात है। हाइड्रोजन महाराज यहाँ कहीं है, हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ कहीं है ना, हाइड्रोजन यहाँ कहीं, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोलोन, ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हम हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन भाई साहब हैं, अगर हम हाइड्रोजन से निकल तक की जर्नी करें, हाइड्रोजन से निकल तक की जर्नी करें, या निकल है, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि यहां सब लोग कंबाइन होके बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। हेंस ये लोग जो जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाएंगे या दिखा सकते हैं, इनको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शंस, फ्यूज होना। जैसे हम जानते हैं सन में हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बन रहा है। क्यों बन रहा है हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम? क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से ऊपर है, यहां कहीं हीलियम है, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाइड्रोजन से बड़ी है। हेंस अगर हाइड्रोजन को मौका मिले तो हीलियम बन जाएगा, हीलियम को मौका मिले तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मौका मिले तो वो और ऊपर चढ़ जाएगा, करते 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 सब लोग आयरन बनने की कोशिश करेंगे। तो इस तरफ के जो लोग हैं वो फ्यूज होके बड़ा बनना चाहेंगे। हेंस ये जिस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस दिखाएंगे उनको कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। हेंस इस तरफ के जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस एग्जिबिट करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस दिखाएंगे। समझ रहे हो, लैडर में ऊपर चढ़ना चाहेंगे। वेयर एज निकल के आगे जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, छोटा टूटने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस दिखाएंगे, सो दैट वो छोटे हो जाएं, दैट मींस उनका मास नंबर कम हो जाए, एटॉमिक नंबर कम हो जाए, और वो इस लैडर में इधर से ऊपर की तरफ चढ़े, न्यूक्लियर फिजन। तो दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन फिजन रिएक्शंस शो करेगा, कौन फ्यूजन रिएक्शंस शो करेगा। इस पर खूब क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, इस पर खूब क्वेश्चंस बनेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले जो आपसे कहा था उसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रहा है तो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट से ज्यादा होने ही चाहिए, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ठीक है, ऐसा है। तो अब हम आ जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में घुसने से पहले एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लें कि चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो, चाहे फिजन हो, चाहे फ्यूजन हो, चाहे कुछ हो, एक बात 100% पक्की है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ही तब जब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। एक प्रोडक्ट की नहीं, सभी प्रोडक्ट की, सभी प्रोडक्ट्स की। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। केमिस्ट्री में चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक बात 100% पक्की है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होंगे, नहीं तो रिएक्शन होएगा ही नहीं। कर लो कुछ जो करना है, रिएक्शन नहीं होगा, है ना। रिएक्शन होगा ही तब जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, नहीं तो क्यों होगा रिएक्शन? क्यों होगा भाई? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक ऐसा ही यहां भी है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कोई हो रहा है तो केवल और केवल एक शर्त पर ही हो सकता है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स all products must be greater than binding energy per nucleon of all reactants। ऑल ऐसा नहीं कि एक से बड़ा हो गया दूसरे तो चल जाएगा ना, सबसे, ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है और इस कंडीशन के आधार पर हमसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भाई साहब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए ये रिएक्शन होएगा कि नहीं। चार्ट दे देगा वो, हमें पूछेगा ये रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो हमारे पास एक ही तरीका है बताने का कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं तो 3, 10 बन रहे हैं तो 10, सबका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हर रिएक्टेंट से ज्यादा होना चाहिए। एक भी प्रोडक्ट ऐसा बन गया है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, ये एक बात हुई। दूसरी एक और बात समझिए, न्यूक्लियर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं ना, ऐसे यहां जो न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनीथिंग। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, आप किसी लिक्विड में डिप कर दो, कुछ कर दो आप, क्योंकि यहां जो रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियस से हो रहा है और न्यूक्लियस तक किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की पहुंच नहीं है ना। हेंस किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस का इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस पर नहीं पड़ता है, ना रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है, ना ही किसी चीज पर पड़ता है। ये भी मजेदार बात है, अनइफेक्टेड बाय एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, है ना, कुछ कर लो तुम। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर अनअफेक्टेड बाय एनी केमिकल ऑब्लिक फिजिकल चेंज, बाय एनी फिजिकल या केमिकल। कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड की औकात ही नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस तक पहुंच पाए। अनअफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, अच्छा जी। अब तीसरी और आखिरी बात सुनिए, हर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम एक चीज निकालते हैं जिसको कहते हैं क्यू वैल्यू, उसी पर क्वेश्चन बनते हैं। क्यू वैल्यू इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड इन अ रिएक्शन। तो हर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एक चीज होती है क्यू वैल्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में मिलेगी। तो क्यू वैल्यू क्या बला है, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की होती है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या बला है? क्यू वैल्यू इज द एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही है उसको क्यू वैल्यू कहते हैं। एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, रिलीज्ड है ना, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा होने की वजह से जिन न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्यू वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, क्यू वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। जिन न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो जाएंगे। दैट मीन्स अपने से होने वाले रिएक्शंस हो जाएंगे। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। तो क्यू वैल्यू अगर किसी रिएक्शन में पॉजिटिव आ गई, अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है मास इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और मास तो है ही हमारे पास, मास तो है ही हमारे पास, मास की तो कोई कमी है नहीं। हेंस ये रिएक्शन अपने से होने वाला रिएक्शन हो जाएगा और इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस, अपने से हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ज्यादातर केस में
जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर केस में पॉजिटिव क्यू वैल्यू के ही होते हैं, नहीं तो होंगे ही क्यों? भाई मैंने यूरेनियम का एक सैंपल लिया, वो अपने आप डीके कर रहा है, तो चूंकि वो अपने आप डीके कर रहा है तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। हेंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या एटॉमिक बॉम्ब में या जहां भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली उन्हीं का करेंगे जिनकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, जो स्पॉन्टेनियस हो। जो स्पॉन्टेनियस ही नहीं है उनको हम काहे यूज करेंगे भाई, है ना। तो ज्यादातर केस में आपको जो भी रिएक्शंस मिलेंगे वो ज्यादातर क्यू वैल्यू पॉजिटिव के ही होते हैं, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। थियोरिटिकली अगर किसी रिएक्शन की, न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस रिएक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होगी, है ना। उस रिएक्शन में एनर्जी वुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मास, और अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होगी तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। हेंस जब तक वो एनर्जी देंगे नहीं ये रिएक्शन तो होगा नहीं। हेंस क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? सो दिस वुड बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट ओनली विद इन न्यूक्लियस। अगर हम न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के बाहर बनाने की कोशिश करें, है ना, तो न्यूट्रॉन्स रेडिली प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाना इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी हाफ लाइफ शायद 12 मिनट है, तो 12 मिनट में जितने भी प्रोटॉन थे उसके जितने भी न्यूट्रॉन थे उसके आधे प्रोटॉन बन जाएंगे। हेंस हम ऐसा कहते हैं कि फ्री न्यूट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल, फ्री न्यूट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल। हेंस न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन, न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं है। अगर हम न्यूट्रॉन को बनाने की कोशिश भी करते हैं, फ्रेश न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, तो वो रेडिली डिसइंटीग्रेट होकर प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन भारी पार्टिकल है, प्रोटॉन हल्का पार्टिकल है। हेंस अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है, तो क्या इस रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब उल्टा कर लें, अगर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो प्रोटॉन हल्का पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भारी पार्टिकल है, तो जब तक उतनी एनर्जी नहीं दोगे, क्योंकि इस रिएक्शन में फंडामेंटली एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी, तो जब तक तुम उतनी एनर्जी नहीं दोगे तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा अपने से। ऐसा होने की वजह से फ्री प्रोटॉन्स तो एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, पर फ्री न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्यों हो रहा है ऐसा? आपको समझ में आना चाहिए, है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि फ्री प्रोटॉन्स कैन एग्जिस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, फ्री प्रोटॉन एग्जिस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि ये अपने से नहीं कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में। बट फ्री न्यूट्रॉन, बट फ्री न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस। समझ गए? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है आउटसाइड न्यूक्लियस, ऐसा। ठीक, कमिंग बैक टू बाइंडिंग एनर्जीज वाला डिस्कशन, बाइंडिंग एनर्जीज की जो बात कर रहे थे वहां पर वापस आ जाएं, क्यू वैल्यू की जो बात कर रहे थे वहां पर वापस आ जाएं। तो किसी रिएक्शन की क्यू वैल्यू को मैं लिखूंगा, और क्यू वैल्यू को लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और इसके साथ ही अब हमारा थ्योरी का खेल खत्म होने वाला है, काफी क्लोज आ रहे हैं हम, क्लोजर के आसपास आ रहे हैं। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू को लिखने के देयर आर टू वेज, और यही बच्चों को क्लियर नहीं होता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग क्यू वैल्यू, डिपेंड करता है कि डेटा क्या दिया हुआ है आपको, है ना। तरीका नंबर 1 वो तब लगता है जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास दिए हुए हैं। अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास दिए हुए हैं, और चूंकि क्यू वैल्यू इज बेसिकली एनर्जी रिलीज्ड, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो तभी होगी जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। हेंस क्यू वैल्यू कैन बी रिटन एज मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, total mass, total mass of reactants, total mass of reactants minus total mass of products, जितने भी बने हैं, total mass of products
मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटू सी स्क्वायर, ये है क्यू वैल्यू। ये एक तरीका है क्यू वैल्यू को लिखने का। ऑब्वियसली ये तब यूज होगा जब मासेस गिवन होंगे, हेंस हम नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और जो दूसरा तरीका है वो बाइंडिंग एनर्जीज अगर दे रखी हैं तो यूज होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, ध्यान रखना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, बस यहां कोई सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। ठीक है जी। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बस ये दो बातों को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है जी। और यह इस तरीके से क्यू वैल्यू निकाली जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो रिएक्शन क्या है। ठीक। अच्छा, बहुत बार ऐसा होगा कि वो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी नहीं देगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देगा। तो हम क्या करेंगे, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। समझ रहे हो, हम बाइंडिंग एनर्जी, यहां बाइंडिंग एनर्जी लगेंगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, बाइंडिंग एनर्जी लगेंगी। कैसे निकलेगा ये बाइंडिंग एनर्जी, कैसे निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया मैंने आपको, तो फिर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियन से करिए मल्टीप्लाई और आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। ठीक, ऐसा है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी और बात। ठीक, चलिए जी। कायदे से तो वैसे सिलेबस यहीं पर ही खत्म हो जाता है क्योंकि अब रेडियो एक्टिविटी पिक्चर में नहीं है, पर स्टिल अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ये तीन तरह के रेडियो एक्टिविटी के डीकेज होते हैं। हल्का सा इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि अल्फा डीके में एक फॉर्मूला है, वो पूछा जा सकता है। ठीक, तो अल्फा डीके, बीटा डीके, अगर हम रेडियो एक्टिव डीकेज की बात करें, रेडियो एक्टिव डीकेज है ना, तो तीन प्राइमरी मोड्स हैं जिनसे डीके हो सकता है। डीके मतलब फिजन एक तरह से, डीके मतलब फिजन एक तरह से। तो अल्फा डीके का जो मतलब है वो ये मतलब है कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दे। अल्फा डीके पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो देखना जरा ध्यान से। अल्फा डीके का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस था ZXA, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने से ही एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दे 2He4, अल्फा पार्टिकल इज 2He4। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे केमिस्ट्री में हम रिएक्शन बैलेंस कराते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बैलेंस्ड होते हैं। तो नीचे एटॉमिक नंबर बैलेंस होंगे, ऊपर मास नंबर बैलेंस होंगे। तो Z2 यहां आ गया, तो अगर ये एलिमेंट X की जगह Y बन गया है तो उसका एटॉमिक नंबर होगा Z-2, ताकि सम टोटल सेम रहे, और उसका मास नंबर होगा A-4। देखो ध्यान से, है ना, प्लस इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी प्लस क्यू वैल्यू, है ना, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्यू वैल्यू होगी, प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी क्यू वैल्यू। ठीक, ऐसा। ठीक है भाई, तो ये सिचुएशन रहेगी। तो भाई इस रिएक्शन की हम क्यू वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने दो तरीके बताए। क्वेश्चन आपको या तो मास देगा X, He और Y का, है ना, या बाइंडिंग एनर्जीज वगैरह देगा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जीज फ्री पार्टिकल की नहीं होती है ना, तो खैर इसमें तो कोई फ्री पार्टिकल निकल नहीं रहा है, पर अगर किसी रिएक्शन में न्यूट्रॉन वगैरह निकलता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलता है, तो ये फ्री पार्टिकल है, इनकी बाइंडिंग एनर्जीज नहीं होती है। अच्छा जी, तो मान लेते हैं आपने क्यू वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब अगर ये जो न्यूक्लियस था, अगर ये रेस्ट पर था, तो दो लोग निकले, अल्फा पार्टिकल और वाई, और तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी बनेगी यहाँ पर, और एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो कब एप्लीकेबल होगा, वो तब एप्लीकेबल होगा जब एक्स रेस्ट पर था। इफ एक्स वॉज एट रेस्ट बिफोर एमिशन, है ना, वॉज एट रेस्ट, अल्फा पार्टिकल निकलने से पहले अगर एक्स रेस्ट पर था तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, राइट। तो ये वाई राइट वर्ड अगर चल रहा है, अल्फा पार्टिकल लेफ्ट वर्ड चलेगा, दोनों के मोमेंटम सेम होंगे, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल अगर क्यू वैल्यू के बराबर है, अगर हम ये इमेजिन कर लें कि जो क्यू वैल्यू रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, वो सारी की सारी क्यू वैल्यू दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर वाई इज इक्वल टू क्यू वैल्यू, अगर मैं एज्यूम कर लूं, है ना। और हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी p² by 2m
पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लिखी जाती है। अभी दोनों भाइयों का मोमेंटम तो सेम ही है, हेंस दोनों की काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं रेशियो लिखूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई का अगर मैं रेशियो लिखूं तो इनवर्स रेशियो ऑफ मास में जाएगा, है ना। अल्फा पार्टिकल के पास मास कितना होगा 4m, और वाई के पास मास कितना होगा a-4m। तो ये रेशियो a-4m डिवाइडेड बाय 4m बन जाएगा। देखना जरा ध्यान से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/m के प्रोपोर्शनल है। अल्फा पार्टिकल का मास यहाँ आया, वाई का मास यहाँ गया, m ऑब्वियसली कट जाएगा दोनों तरफ से, और अब हमें काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आ गया है। हेंस जो Q वैल्यू है वो दोनों में a-4:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, a-4:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। हेंस अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल Q के टर्म्स में निकालना चाहूं तो मुझे अब एक फॉर्मूला मिलने वाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू a-4:4 का रेशियो है। जैसे मान लेते हैं 5:3 का रेशियो हो, तो अगर कोई चीज 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो 5/8 और 3/8 पार्ट आएगा। ऐसे ही a-4 डिवाइडेड बाय a-4 प्लस 4 विच इज a, हेंस a-4 बाय a-4 डिवाइडेड बाय a into q is the kinetic energy of alpha particle, and similarly kinetic energy of daughter y would be equal to 4 divided by a into q, 4 divided by a into q। ये दो फॉर्मूले हैं जिन पर छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधे ये फॉर्मूले लग जाएंगे, है ना। तो वो आपसे Q वैल्यू देगा, फिर आपसे कहेगा मुझे तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बता दो, मुझे तो डॉटर की काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं, ठीक। अल्फा डीके जनरली उन लोगों का होता है जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा है 210 से, मास नंबर बड़ा है, तो मास नंबर ए 210 से बड़ा होता है तो ही अल्फा डीके होता है, ठीक। ये अल्फा डीके की कहानी है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे तरह का जो डीके है वो है बीटा डीके। बीटा डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। बीटा डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो रिएक्शन बीटा डीके कहलाता है, ठीक है जी। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो वैसे तो अब ये है नहीं सिलेबस में, पर फिर भी ZXA, और अगर ये बीटा डीके करता है तो -1E0, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। और अब अगर डॉटर बनी Y तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा, प्लस एक और पार्टिकल निकलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, प्लस क्यू वैल्यू, है ना। एक और पार्टिकल निकलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो। यहां से हम एक और बात सीख सकते हैं कि बीटा डीके जब होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। अल्फा डीके जब होता है तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है और मास नंबर 4 से घट जाता है। तो मान लेते हैं 4 बार अल्फा डीके हुआ, है ना, 4 बार अल्फा डीके हुआ तो एटॉमिक नंबर Z-2 into 4 और मास नंबर A-4 into 4 हो जाएगा। ऐसे करके कभी कभी कितने अल्फा डीके हुए, कितने बीटा डीके हुए, ऐसा करके क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो वो इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तीसरा और आखिरी तरह का जो डीके है वो है गामा डीके। गामा डीके ओरिजिनली डीके तो नहीं है, तीसरा जो डीके है दैट इज गामा डीके। गामा डीके में बेसिकली ये होता है कि अल्फा या बीटा डीके हो जाने के बाद जो डॉटर बनता है, जो वाई बना, है ना, उसके जो न्यूक्लियॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में है और वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में कूदते हैं, और ऐसा हो जाने से गामा फोटोन रिलीज होता है, तो एक्साइटेड न्यूक्लियस, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, मान लेते हैं एक्स स्टार, एक्साइटेड न्यूक्लियस डी एक्साइट हो रहा है और एक गामा फोटोन रिलीज हो रहा है, तो गामा डीके में ना तो मास नंबर में कोई चेंज आता है, ना ही एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है, केवल गामा फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती है, ये गामा डीके है, ठीक। इसके साथ ही हमारी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स की सारी बातें मैंने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में और पूरी डिटेल में आपके सामने कह दी हैं, सारी चीजें अब आपसे होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, PYQs देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि भैया क्या कहानी है, ठीक। तो आओ जरा देखो 2022 में क्या पूछा, मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, देन द न्यूक्लियर डेंसिटीज विल बी इन द रेशियो ऑफ, न्यूक्लियर डेंसिटीज का क्या रेशियो होगा, तो भैया न्यूक्लियर डेंसिटी तो सबकी ही सेम होती है ना, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या रेशियो होगा, 1:1 का रेशियो होगा। अगला क्वेश्चन देखो 2022, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो हम जानते हैं कि रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, है ना। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो क्या वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए सही आ रहा है ना बे। बी ऑब्वियसली गलत हो गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होती है, ये भी गलत हो गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गलत हो गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक हो गया। तो सही आ गए ए और ई, दैट मीन सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन बना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ लॉग आर बाय आर नॉट विद लॉग ए। ठीक, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था हमारा r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन था, इसमें आर नॉट को इधर ले आते हैं, फिर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ आर बाय आर नॉट, लॉग ऑफ आर बाय आर नॉट इज इक्वल टू 1/3 लॉग ए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, है ना, करेक्ट है। अब लॉग आर बाय आर नॉट को वाई पर रखा, वाई एक्सेस पर रखा, तो क्या लॉग आर बाय आर नॉट वाई जैसा हो गया, इज इक्वल टू लॉग ए को एक्स एक्सेस पर रखा, तो ये लॉग ए एक्स जैसा हो गया। और फंडामेंटल जो इक्वेशन बनी वो ये बनी y इज इक्वल टू x/3, जो कि y इज इक्वल टू mx जैसी है, पॉजिटिव स्लोप है, ओरिजिन से पास होगा। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। रेडियस, और देखो 2020, रेडियस आर ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड बाय फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ वही जो हमने डिराइव किया था। इट फॉलोज दैट द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, उनकी वैल्यू ये है। ठीक है जी। तो रेडियस ये दिया हुआ है। मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है ए और हमें डेंसिटी इवेल्युएट करने की बात कर रहा है, तो रो नोट की वैल्यू निकलवा रहा है ना। तो रो नोट वुड बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 इंटू ए, ये तो हो गया न्यूक्लियस का मास, डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर -15 का क्यूब, 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 का क्यूब, और ए की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ए आ जाएगा। ए ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये अब ये डेटा बचा है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी। वैसे भी न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के आसपास है। फोर्थ आंसर है इसका। तो आप अपने दिमाग में ये रख सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटीज लगभग 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती हैं, है ना, रख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कांस्टेंट ही होगी है। अच्छा जी, और देखिए 2019, रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियस दिस एंड दिस 1:1, 1:1। मास डेंसिटी न्यूक्लियस की सबके लिए सेम है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। Unstable heavy nucleus at rest breaks into two nuclei which move with velocities in the ratio of 8:27. Then the ratio of mass of the nucleus. तो क्या होगा? देखो वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है ना, और रेस्ट पर था तो मोमेंटम सेम होंगे। रेस्ट पर था, दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चले, मोमेंटम सेम होगा, राइट। और वेलोसिटी का रेशियो ये है, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगेगा, क्योंकि दोनों के मोमेंटम सेम होंगे, है ना, सही है। हेंस वेलोसिटी का रेशियो v1:v2 दिया हुआ है, तो m1:m2 जो मास का रेशियो है दैट वुड बी इक्वल टू v2/v1, और v2/v1 की वैल्यू होगी 27/8, v2/v1 की वैल्यू होगी 27/8। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो ये किसका रेशियो आ गया? मास का रेशियो आ गया, दोनों के मास का रेशियो आ गया। जो मास का रेशियो होगा वही मास नंबर का रेशियो होगा, जो मास का रेशियो होगा वही मास नंबर का रेशियो होगा। सही बात है, क्योंकि मास अगर न्यूक्लियन का मास m है, तो अगर इसका मास नंबर a1 है तो ये a1m बना और ये a2m बना, mm कट जाएगा। हेंस ये रेशो इनके मास नंबर का रेशो होगा, और उसको चाहिए रेशियो ऑफ रेडियस, और हम जानते हैं कि रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। हेंस यहां से अगर हम a1/a2 की पावर 1/3 निकाल लें, जो कि बड़े आराम से निकल आएगा, क्योंकि वो हो जाएगा 27/8 की पावर 1/3, और 27/8 की पावर 1/3 हो जाएगा 3/2। तो क्या ये रेडियस का रेशियो बनेगा? सो दिस वुड बी इक्वल टू
R1 by R2। हेंस रेडियस का रेशो कितना आ गया भैया, 3:2। आंसर बन गया फर्स्ट। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। फिर देखो 2005, काफी पुराना मामला बैठ गया। रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी, देन द रेडियस ऑफ 125 एल न्यूक्लियस वुड बी नियरली। क्या मैं इस बात का इस्तेमाल करूं कि R1 by R2 विल बी इक्वल टू A1 by A2 की पावर 1/3, A1 by A2 की पावर 1/3। A1 कितना है 27 और A3 कितना है 125। हेंस दिस वुड बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 125 टू द पावर 1/3। सॉल्व कर लेंगे, बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। Nucleus disintegrates into two nuclear parts which have their velocities in the ratio of 2:1, then the ratio of their nuclear size। अभी किया था, सेम क्वेश्चन है, आंसर 2 है, अपने आप कर लेना, बहुत आसान है। और देखो भाई 2023 का फिर वापस आ गए, 2023 में देखें क्या चाहता है। तो एक रिएक्शन दिया है कि ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर बी और डी दो लोग बना रहा है। डी तो अल्फा पार्टिकल है और क्यू वैल्यू रिलीज हो रही है। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब क्यू वैल्यू पूछी है और क्या क्या दिया है, मास दिया है आपको ए का, है ना, और मास दिया है बी का, और 931.5 MeV पर सी स्क्वायर। दैट मींस मास का जो एनर्जी इक्विवेलेंट है वो दिया हुआ है, ठीक है जी, और बी का भी मास दिया है और डी का भी मास दिया है। क्यू वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर मासेस दिए हों तो क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट केवल ए है जिसका मास है 238.05079 और ये जो 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, इसको मैं कॉमन ले लूंगा। दिस माइनस ऑफ दिस प्लस दिस, बी और डी के मास का सम टोटल, तो मास ऑफ बी जो कि है 234.363 प्लस दूसरे भाई साहब है 4.00260। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, सही है। दिस इंटू 931.5 MeV इज द आंसर। थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, सी स्क्वायर कट गया, 931.5 MeV इज द आंसर। इसको सुलझाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर है फोर्थ, आंसर है फोर्थ। ठीक, फिर देखिए 23 का ही, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली दिस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो क्या हम पहले मास डिफेक्ट निकालें, डेल्टा एम निकालें, सब AMU में ही दिया हुआ है। तो मास डिफेक्ट निकालें, कैसे निकालोगे मास डिफेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बात हो रही है हीलियम की, हीलियम में है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.0073 प्रोटॉन का मास, तो 2 इंटू 1.0073 प्लस 2 इंटू ये न्यूट्रॉन का मास लेने वाला हूं अब मैं, न्यूट्रॉन का मास है 1.0087, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि ये है 4.0015, ये आ गया मास डिफेक्ट AMU में। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या सीधे ही बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हैं। अब इस मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 931.5 MeV से। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 931.5, क्या आंसर MeV में आ जाएगा। बस सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है जी, 22 में पहुंच गए। न्यूक्लियस ए इज हैविंग अ मास नंबर ऑफ 220, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6 MeV। ठीक है, तो मास नंबर है 220 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 5.6 ए का। इट्स स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स बी एंड सी, तो ए भाई साहब 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं बी और सी में, ऑफ मास नंबर 105 एंड 115। ठीक है, 105 115। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियन बी एंड सी आर दिस, दोनों की सेम है। ठीक है, देन दी एनर्जी रिलीज पर फिजन विल बी इक्वल टू, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या हमें क्यू वैल्यू चाहिए, और क्या इस क्वेश्चन में हमें बाइंडिंग एनर्जीज दी हुई हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है बी एंड सी, तो 105 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि है 6.4 प्लस सी का 115 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि अगेन है 6.4, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है ए जो 5.6 है और 220 है, तो 220 इंटू 5.6, क्या सीधे ही हमें क्यू वैल्यू
आ जाएगी सीधे ही क्यू वैल्यू आ जाएगी एमईवी में, सीधे ही क्यू वैल्यू एमईवी में आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क में छोड़ूंगा, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, है ना भाई, कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क में छोड़ूंगा। ऐसा है, एक और देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन है, 1999 का, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और नंबर ऑफ न्यूक्लियस का ग्राफ दिया, हम देख रहे हैं कि Z, Y, X, W करके 3-4 एलिमेंट दिखाए हैं। अब पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस हो सकता है या जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, Y 2Z में कन्वर्ट हो जाए, Y 2Z में कन्वर्ट हो जाए, कभी जन्म में भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि Y का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, Y तो कुछ करेगा ही नहीं, हेंस ये रिएक्शन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। W जो यहां है कन्वर्ट हो जाए X प्लस Z में, तो W X में तो कन्वर्ट हो जाएगा पर Z में नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी चाहिए, ये रिएक्शन भी नहीं हो सकता है। अच्छा जी, W कन्वर्ट हो जाए 2Y में, W कन्वर्ट हो जाए 2Y में, ये हो सकता है रिएक्शन और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। X कन्वर्ट हो जाए Y प्लस Z में, तो X Y में तो कन्वर्ट हो जाएगा, Z में नहीं हो पाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो सकता, है ना। बहुत आसान, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, ये सिचुएशन है, ये कहानी है। चलो जी, इसके साथ ही खत्म करते हैं। तो पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने देखा, समझा, तो आपसे समझ में आना चाहिए आपको। इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में छोड़ूंगा, उनको जरूर से कर लीजिएगा। बस खेल खत्म, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, नहीं और कुछ भी क्वेश्चंस करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ऐसे मुश्किल और गहरे कंसेप्ट नहीं है, जो भी है मैंने सब समझा दिए हैं। ठीक है, तो बस इसको देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और खुश रहिए। पेपर में मस्त एक क्वेश्चन आपको करने मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, अलविदा लेता हूं। फिर आपको जाते जाते भी सीख देकर जाता हूं कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, एग्जाम बहुत करीब है ना भाई, और हमारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे लेवल पर है, और अब हमने जो मेहनत करी है उसका फल लेने का समय आ चुका है। तो पूरी एनर्जी और जोश से अपनी प्रिपरेशन को सही मुकाम और सही मंजिल तक पहुंचाना हमारी अपनी जिम्मेदारी, और हम पहुंचाएंगे भी। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा जल्दी ही अगले एपिसोड में। बाय 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 बाय।